नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है कृष्णा परिहार और आप देख रहे हैं अपना ही मोबाइल फ़ोन या अपना ही लैपटॉप। कोई नई बात नहीं है। नई बातें मैं इस टॉपिक में आज करूँगा, इस वीडियो में करूँगा। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलें जो कि आपने कभी भी नोटिस न की हों। वैसे तो आप सब जानते हैं, जो भी मैं बातें आपसे करने वाला हूँ नॉर्मल बात करूँगा, जैसे कि डायरेक्शन के बारे में, मोशन के बारे में और मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पर डायरेक्शन सब जानते हैं, मोशन के बारे में सारी बेसिक आइडिया होता ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ बारीक बारीक बातों पर हम कभी गौर नहीं करते, उन पर मैं गौर करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है। इसमें जैसे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हम डेफिनेशन के तौर पे पढ़ लेते हैं, बेसिक फील उसका क्या होता है, कैसे हम ये अपने आप ही महसूस कर पाएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। इस बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन का नाम लेते ही आपके दिमाग में बात आती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन। ठीक है। तो इनको हम जनरली किताबों में ऐसी छपा देखते हैं और ये फिक्स कर दी गई है कि हमेशा ऐसे ही छापी जाएंगी। इसका कारण है बेटा, इधर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट। क्योंकि अगर एक बार कोई चीज़ फिक्स कर दी जाती है तो अगर तुम दूसरी किताब लेके आते हो और उसमें डायरेक्शन कुछ और टाइप से मिल गई तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो। ठीक है। और आप कहीं भी किताब बैठ के पढ़ रहे हो, आप मुंबई में भी पढ़ सकते हैं, आप हैदराबाद में भी पढ़ सकते हैं, तो ये सब फिक्स कर दिया गया है और इसी प्रकार से हम अपनी किताबों में डायरेक्शन देखते हैं। जैसा आपने कभी भी देखा होगा कि भारत का मैप है, तो ठीक है, आप ऐसा ही देखेंगे छपा हुआ कि ये वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ जो आ रहा है, साउथ वाला हिस्सा आता है। ठीक है। इधर वाला ईस्ट वाला आता है। तो ऐसे ये बेसिक सी जानकारी है। ठीक है। तो ये डायरेक्शन हम अपने यहाँ काम में कैसे लेते हैं जरा समझें। अब मोशन वाले चैप्टर में जैसे मैं बात करूँ, अब कहा जाएगा आपसे कि इवेंट मूव्स टुवार्ड ईस्ट, टुवार्ड वेस्ट, या फिर कह दिया जाए टुवार्ड ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे करके आपसे कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम बिल्कुल भी सबसे पहले क्लैरिटी लाना चाहेंगे डायरेक्शन के ऊपर, उसके बाद कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको ये नॉर्मल नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ और ये वेस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा कुछ कहा जाता है जैसे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक बात कह दी आपसे, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल के तौर पे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ का ईस्ट, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ का ईस्ट का भाग। तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ देखेंगे। ठीक है। तो नॉर्थ के ईस्ट की तरफ ये 30 डिग्री हो गया, तो इसको लिखा जाएगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसी प्रकार से अब कोई भी और डायरेक्शन आपको लिखनी है, जैसे लिख दिया जाए आपको बेटा कि 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो आप ईस्ट के साउथ की तरफ 45 डिग्री बढ़ेंगे, यानी कि ये डायरेक्शन कही जाएगी आपकी 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बोलो क्लियर है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको और भी कोई भी डायरेक्शन के बारे में बात हो तो बस आपको ये देखना है ऑफ किधर से कहा गया है। ठीक है। उसी के हिसाब से आप डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब ये डायरेक्शन का ये वाला तरीका बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस में, जब आप आगे के 11th क्लास में पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको यही डायरेक्शन वाली बातें समझाई नहीं जाती हैं। बस क्वेश्चन में ये उन्हें लगता है कि लॉजिकली बच्चा ये जानता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 9th की वीडियो में इनको इसीलिए डिस्कस किया हुआ है क्योंकि आप एक एक बारीक बारीक बात को पहले ढंग से समझ लें। ठीक है। अब मैं मोशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा कि डायरेक्शन का आखिर पूरे फिजिक्स के हर एक चैप्टर में किस प्रकार का रोल होता है। ठीक। तो जैसे मैं बात मोशन की करूं या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की करूं या फिर वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, कोई भी 11th 12th का चैप्टर, किसी भी चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं जनरली 2 टाइप की क्वांटिटीज़ पढ़ता हूं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हम डेफिनेशन के तौर पर खूब सुनते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दोनों चीज़ें हो, वो वेक्टर क्वांटिटी कही जाती है, और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी कही जाती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ और सिर्फ बेसिक सी बातें हैं
आप एक बार समझ जाएंगे तो आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में आपको कभी भी इन चीज़ों के लिए दिमाग नहीं लगाना, ना ये बात सोचने में वक्त लगाना पड़ेगा कि आखिर एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, किस वाली क्वांटिटी में वेक्टर का इस्तेमाल करना है। नहीं, कन्फ्यूजन तुम्हारी बहुत ज़्यादा हद तक दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिक बातें करूँगा उनसे। तो मैं कुछ पहले साधारण एग्जाम्पल लूँगा, बस आप बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मेरी जो पोजीशन है वो बाह है इस समय पे। ठीक है, बाह से इधर की तरफ आगरा है और ये 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, बात करेंगे ये 50 किलोमीटर दूरी क्या होती है, बस इतना तो तुम जानते ही हो वैसे, हैं, लेकिन तो भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आगे मोशन में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अब कोई कहेगा आपसे कि आप 50 किलोमीटर चल लो तो आप आगरा पहुंच जाओगे। जैसे मुझसे कोई कहे मैं वहाँ पर हूँ तो 50 किलोमीटर चल लूँ तो मैं आगरा पहुंच जाऊँगा, लेकिन बेटा मैं चलना शुरू कर दूँ इधर को, कभी आगरा नहीं पहुँच पाऊँगा। 50 किलोमीटर चलने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा तो ही मैं आगरा पहुँच सकता हूँ। यानी कि ये 50 किलोमीटर जो मेरे पास किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड था, उसके अलावा मेरे पास एक और चीज़ होनी चाहिए, डायरेक्शन, तभी मैं सटीक जगह पहुँच सकता हूँ। ठीक, तो ये डायरेक्शन का रोल ये है। अब देखो और क्या रोल आता है। जैसे समझो, मान लो ये कि वो एक बिल्डिंग है, मैंने कहा कि मुझे एक बॉल फेंकनी है यहाँ से 20 मीटर की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं बॉल फेंक दूं तो ये बॉल इस बिल्डिंग तक पहुंच सकती है। लेकिन बेटा मैंने बॉल को जो है ऐसे फेंक दिया तो वो कभी नहीं पहुंच पाएगी। मुझे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को फेंकना, यानी कि इतनी तेज फेंकूं कि बॉल यहां पहुंच सकती है, तो मुझे फेंकना भी इस डायरेक्शन में पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन का रोल होता है कि अगर मुझे कोई भी टास्क कंप्लीट करना है तो मुझे डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे और एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान ले यहाँ पर कोई भारी वजन रखा हुआ है, 5 किलोग्राम मान लो एक ब्लॉक है। अब मैंने कहा कि आप इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दें। अभी बात होगी फोर्स क्या होता है, सब बातें होंगी, बस नॉर्मल समझने की कोशिश करो। ठीक है, 50 न्यूटन का अगर इस पे फोर्स लगा दें तो ये ब्लॉक इस कांटेक्ट से, ये धरती है मान लो, तो धरती से ऊपर को उठाया जा सकता है। लेकिन मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर तो ये कभी नहीं उठेगा, इधर लगाया कभी नहीं उठेगा, नीचे को दबाया नहीं उठेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी ना। ये कॉमन सेंस से समझ में आता। 50 न्यूटन के फोर्स लगाने के अलावा डायरेक्शन भी देना जरूरी है, तभी इसको उठाया जा सकता है। यानी कि किसी भी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, इनको एक सही डायरेक्शन देने के बाद ही हम ये निश्चय कर सकते हैं कि काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब और चीज़ें समझो। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर कोई भी भारी सामान रखा है, मुझे उसे उठा करके 2 किलोमीटर दूर ले जाना है, तो मैं किधर की तरफ ले जाऊं कि मुझे कम ऊर्जा खर्च करनी पड़े या मेरे शरीर में कम कष्ट पैदा हो, ठीक है, मेरा कम पसीना निकले, तो ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है कि तुम पहाड़ पर ही चढ़ना चाहो, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली पूरा ग्राउंड प्लेन है और आप चाहे 2 किलोमीटर इधर ले जाएं, चाहे 2 किलोमीटर इधर ले जाएं, आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, आपको बराबर कष्ट करना पड़ेगा, आपको बराबर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और आपका काम भी बराबर ही कहा जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी, जिनको चाहे किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी करवाओ, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी क्वांटिटी जहां डायरेक्शन से फर्क पड़ता है वो क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो कोई भी बॉडी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस पर कोई भी मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, तो यहां पर वेक्टर क्वांटिटी पर 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड भी और दूसरी डायरेक्शन भी। वहीं ऐसी क्वांटिटी जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपका फाइनल हो गया कि जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों, यानी जिनके लिए दोनों चीज़ों की जरूरत पड़े, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज कही जाती हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही हो, डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं हो रही हो, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है बेटा स्केलर क्वांटिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो जैसे कि मैं कंक्लूजन निकालूं तो वो सारी की सारी चीज़ें हो गई
आगे पढ़ने के लिए इसी चैप्टर में जैसे मैं पढ़ूंगा अभी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, और आगे इसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ूंगा फोर्स के बारे में, न्यूटन्स के लॉ, मोमेंटम के बारे में। तो इनमें मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर, पहले उन सब में मैं सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान दूंगा। कहाँ कहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो रहा है, कहाँ कहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो रहा होगा वो क्वांटिटी स्केलर कही जाएगी, और जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कही जाएगी। एक्चुअली थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो ये दोनों ही टेंसर के एक रूप होते हैं। ये दोनों क्वांटिटी टेंसर का एक भाग होती है। ये टेंसर क्या है, टेंसर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और ये इन दोनों का भाग कैसे है, इसके बारे में हम 11th क्लास की किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको तो बस ये समझना है कि जो क्वांटिटी वेक्टर है और जो क्वांटिटी स्केलर है, एक में मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, एक में दोनों चीज़ों से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मतलब होता है। आपको जो भी इसमें उचित लग रहा हो वो नोट कर लें। बाद बाकी मैं इसका पूरा का पूरा पिछले वाले वीडियो में मैंने पीडीएफ कोई डाला नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी खास बात थी नहीं। एक 7 पॉइंट लिखा है, उनके स्क्रीनशॉट थे। अब जो भी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में नोट्स डालना ज़रूरी है, उनके साथ ही मैं नोट्स डालता रहूँगा। बाद बाकी सिर्फ आप वीडियो देखें, और वीडियो ऐसे बिल्कुल ना देखें जिसमें कि तुम्हें आलस आ रहा हो। एक सही जगह पे बैठ के देखें, ठीक है। ये ना समझें कि ये कोई टाइम पास की चीज़ है वीडियो देखना, ठीक है। डायरेक्शन के रोल के बाद जो हम अगली चीज़ समझने वाले हैं उसका नाम है मोशन। मोशन क्या होता है, ये डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट जगहों से समझा जाता है, ठीक है। कैसे मैं कह रहा हूँ इस बात को ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। आप मान के चलो कि रोड पे चलती हुई बाइक को देख रहे हैं। इस बाइक में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसका पहिया जो है वो ऐसे लगातार घूम रहा है और घूम घूम के आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर पहिए पे ध्यान ना दें तो पूरी बाइक आपको ऐसे आगे की तरफ जाती दिखाई देती है। आप भी अगर बगल वाली दूसरी बाइक पर ही बैठे होते, ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए, तब ये आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कोई आगे को जा रहा है, तो तुम्हें ये लगता कि ज़मीन पीछे को जा रही है। ये बाइक का आगे जाना मुझे तब महसूस होता है जब मैं किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ज़मीन से ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व करूं। तो मोशन डिफरेंट जगहों से देखने पर डिफरेंट टाइप का नज़र आता है। मोशन का मतलब है मूवमेंट। कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रही है वो डिफरेंट जगहों से डिफरेंट टाइप की नज़र आती है, ठीक है। अब जैसे मान लो 2 इंसान ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में दोनों फिक्स्ड अगर बैठे हुए हैं तो उन दोनों को वो दोनों हमेशा ही बैठे ऐसे ही दिखाई देंगे। ये लगेगा कुछ भी कहीं नहीं चल के जा रहा, सब वहीं का वहीं है। मगर अगर ट्रेन चल रही हो और कोई धरती पे से बैठ के देखे तो उसे पता चलेगा कि हाँ ट्रेन भी गई और ये दोनों इंसान भी गए। तो ये डिफरेंट जगह से मैंने मूवमेंट को नोटिस किया। इन सारे के सारे मूवमेंट्स के आधार पर मोशन को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है 1 डायमेंशन मोशन, सेकंड है 2 डायमेंशन मोशन, थर्ड है 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन के बारे में मैंने जानकारी आपको पहले ही वीडियो में दे रखी है, जिसमें हम 7 डायमेंशन फिजिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। डायमेंशन एक्चुअल में पाथ या डायरेक्शन को बता रहा होता है, ठीक। तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, जैसे रोड पर मोशन हो रहा है या फिर कोई भी चीज ऊपर से नीचे सीधी गिर रही है, तो ऐसे मोशन को 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं, ठीक है। अब जरा मैं और तरीके से इसको बताता हूं। जैसे मान लो कि ये आपका एक घर है, यहां से कुछ दूर ये आपका स्कूल है, छोटा सा मान। यहां से आप गाड़ी से स्कूल जा रहे हैं अपने घर से। तो अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो है ये रोड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधे चलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप घर से बहुत रईस हो और जहाज के द्वारा जाते हो, हेलीकॉप्टर के द्वारा जाते हो, सॉरी, तो बेटा आप देखेंगे कि आप ऐसे धरती पे से उड़े और ऐसे गए।
तो अभी ये वाला मोशन एक ही सीधी डायरेक्शन में हुआ और ये आपको खुद नोटिस हो रहा है, कुछ ऊपर को भी इसकी हाइट भी बढ़ रही है और आगे की तरफ सेपरेशन भी बढ़ रहा है। तो इस टाइप का मोशन जो हेलीकॉप्टर का था वो दो डायरेक्शन में या दो डायमेंशंस में हुआ, एक वर्टिकल में भी और एक हॉरिजॉन्टल में भी। और वहीं ये कार का मोशन सिर्फ एक ही डायमेंशन में हुआ, वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम दोनों डिफरेंट 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन मोशन, इन दोनों मोशन को कह सकते हैं। अब तीसरे टाइप का मोशन जैसे 3 डायमेंशनल मोशन, यहां पर यह बात आप समझ लो कि तीसरी एक्सिस जो है जेड एक्सिस, जो डेप्थ की सेंस बताती है। जैसे मैं बात करूं बोर्ड पर, तो बोर्ड पर ये मोशन मैं नहीं छाप सकता 3 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि ये जहाज में ऐसे करके छाप रहा हूं, आगे को भी जा रहा है और ऊपर की तरफ वो ऐसे आ रहा होता बाहर की ओर। अब यहां बाहर बोर्ड तो है नहीं, ठीक है, तो इसमें एक बाहर वाली डायमेंशन और आ गई। जैसे कि कमरे में उधर वाले कोने पे से मच्छर उड़ के इधर वाले कोने पे जाए, तो इस प्रकार से ये तीनों डायरेक्शंस में मोशन हुआ। तो ऐसे मोशन कहलाते हैं 3 डायमेंशन मोशन। तो मोशन मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। मुझे जहां तक उम्मीद है आपको ये बेसिक बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब मैं और आगे बात करता हूं। जब मोशन होता है तब क्या क्या चीजें चेंज होती है, किस प्रकार से हम सारी चीजों को डिफाइन करते हैं, वो समझे। हम अपने 9th क्लास के सिलेबस में जो बात करेंगे 1 डायमेंशन मोशन के बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे और 2 डायमेंशन मोशन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें 2 डायमेंशन में लास्ट में केवल सर्कुलर मोशन थोड़ा सा आएगा और कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो जैसे 1 डायमेंशन मोशन हो गए, 1 डायमेंशन मोशन में आपको दिखाई दे गया कार का रोड पे मोशन हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप के मोशन है 1 डायमेंशन, लेकिन जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अब जैसे 2 डायमेंशन मोशन भी बहुत टाइप के हैं। ठीक है, ऑसिलेटरी, ठीक है, पेंडुलम का मोशन, इस प्रकार से ये सब हम 12th तक बहुत टाइप के मोशन पढ़ने वाले हैं। मुझे सिर्फ बेसिक मोशन को समझना है। ठीक है, अब मैं 1 डायमेंशन मोशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन, एक ही डायरेक्शन में मोशन को कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। जब बॉडी 1 डायमेंशन मोशन करती है तो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट लगातार उसकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, अब लगातार पोजीशन चेंज होगी तो वो कोई सेपरेशन बदलेगा। अब सेपरेशन बदलेगा उसको कैसे दिखाऊं? जैसे मान ले एक पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट एक बी है, यहां से मैं बी पॉइंट डिफरेंट पाथ से जा सकता हूं। जैसे मान लो कि मैं यहां ए पॉइंट अपनी पोजीशन बी ए लिख दे रहा हूं, चलो जहां से मेरा पोजीशन है वो बाहा है। ठीक है, तो बाहा से मैं आगरा जाना चाह रहा हूं। तो बाहा से आगरा जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं बेटा। अब बहुत सारे तरीके कैसे हैं? ऐसे में भिंड होता हुआ, मुरैना होता हुआ आगरा पहुंचूं। ठीक है, ऐसे में सिकोआबाद, फिरोजाबाद होते हुए आगरा पहुंचूं, इटावा जाऊं, कानपुर, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, अरे ज़्यादा आगे पहुंच गया, कलकत्ता, और कलकत्ता से लौट के जहाज से आगरा आऊं, कैसे भी जा सकता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे पास ढेरों पाथ हैं और एक ये सीधा हाईवे है सामने मेरे। ठीक है, तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो में, लेकिन आप समझ लो ऐसा कि ये सीधा रोड, ठीक है, ये वहाँ से आगरा का हो गया। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के पाथ हैं, पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ, चौथा पाथ। ये डिफरेंट पाथ फॉलो कर करके मैं वहाँ से आगरा जा सकता हूँ। मगर इसमें समझदार व्यक्ति कौन कहा जाएगा? जो ये दूसरा पाथ फॉलो करते हुए सीधे हाईवे वाले रास्ते से जाए। यहाँ ऐसे घूम फिर के गया हुआ व्यक्ति मूर्ख ही कहा जाएगा। ठीक है, जब मुझे यहाँ ही पहुँचना है तो मैं ऐसे क्यों सैर करते हुए जाऊँ? तो इन सब पाथ्स में, पहले दूसरे तीसरे पाथ में मैं अलग अलग लेंथ ट्रेवल करता हूँ। यहाँ पर ये अलग लेंथ है, यहाँ पर ये अलग लेंथ है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। तो चारों पाथ में जो लेंथ मैंने ट्रेवल करी हुई है वो डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन आपको डिस्टेंस के बारे में ये लिखनी है कि इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ
ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब होता है कि पाथ लेंथ बॉडी ने कितनी ट्रेवल करी। यहां लेंथ के बारे में बात हो रही होती है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर। अब जैसे मैं बात करूं कि पाथ लेंथ तो मैंने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पाथों में ट्रेवल करी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्पेशल एक सेकंडवा पाथ वो है जहां पर मैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ट्रेवल करता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां एक चीज का ध्यान है, वो है डायरेक्शन का। ठीक है, तो जब मैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ट्रेवल करता हूं वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब शॉर्टेस्ट है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। तो अब आपको बात बेसिक सी समझ में आ गई होगी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड तो है ही, चल के तो जाना ही है, तो ये क्वांटिटी कहलाएगी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा वेक्टर क्वांटिटी। जैसे जैसे आगे जिस जिस जगह पर भी कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होनी है, कौन सी स्केलर होनी है, ये आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। आपको बस शुरुआत वाली बात मेरी ध्यान से सुननी है, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताई है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट जो पाथ लेंथ हो गई वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्टेंस जो हो गई वो एक्चुअल पाथ लेंथ हो गई। चाहे तुम कैसे भी रास्ते जाओ, वो सब का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो बेसिक सी बातें करी हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यूनिट इसकी भी मीटर है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लेंथ ही माप रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस उठाता हूं और क्वेश्चंस के द्वारा आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का थोड़ा सा अंतर समझाता हूं। तो जैसा कि मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें मैंने बात करी हुई है, ए मैन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न ही ट्रेवल्स 7 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट फॉर ट्रेवलिंग 14 किलोमीटर अहेड एंड फाइनली स्टॉप। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ईस्ट की तरफ चलना, लेफ्ट मुड़ना, फिर राइट मुड़ना, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही हैं, और उसी की मदद से मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता पाऊंगा। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करना कि पहले इंसान किधर चल रहा है, ईस्ट की तरफ। कितना चला है, 10 किलोमीटर। तो आप ऐसे बना लो, यही डायरेक्शन बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया है, इधर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ वेस्ट। तो ऐसे बना लो, 10 किलोमीटर इधर चला पहले। ठीक है, 10 किलोमीटर चल लिया ईस्ट की तरफ, यही ईस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद लेफ्ट मुड़ा है, तो लेफ्ट किधर है, आप ऐसे चलना ईस्ट की तरफ, तो लेफ्ट किधर आएगा, यही तो लेफ्ट हैंड है ना, तो इधर की तरफ लेफ्ट मुड़ गया। देखो 7 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, यहां पर ए पॉइंट से शुरू हुआ, 7 किलोमीटर चला, उसके बाद राइट टर्न लिया है, ऐसे राइट चलना। ठीक है, राइट चल के 14 किलोमीटर चल लिया है। तो कोई भी इंसान ए पॉइंट से बी पे मुड़ा, फिर सी पे मुड़ा और डी पर यहां फाइनली पहुंच गया। अगर आप इसके डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर ये, 7 किलोमीटर ये और 14 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 और 7 17 और 14। ठीक है, 31 किलोमीटर, ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब आपसे बात करी जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकालूं मैं, इसे निकालने के लिए आपको ये पता है कि 10 किलोमीटर है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे कंप्लीट मिला दूं। अब ये कंप्लीट मिलाने से फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि ये 14 है तो बेटा ये भी, तो अब ये 7 किलोमीटर तो ये भी 7 किलोमीटर। तो अब आप ये समझो कि यहां पर एक पॉइंट अगर मैंने अपनी तरफ से मान लिया है x, तो ये ax डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 10 और 14 24। ठीक है, तो आप ax को लिख सकते हैं 24, वही आपका x और d कितना हो गया 7 किलोमीटर। तो अब ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ADX में ये हाइपोटेनियस हो गई, जो मुझे पूछी गई है वही मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
तो ये जो ए डी हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाई, यानी कि ए डी का स्क्वायर जो आ गया वो कितना आ गया आपका ए एक्स कितना है 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, और एक्स डी यानी कि 7 का स्क्वायर 49। अगर मैं इनको सम करूं तो ये हो गया 625। ए डी स्क्वायर बराबर 625, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 625। हमें प्लस मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी कि वैल्यू आ गई मेरी 25 किलोमीटर, यानी कि शॉर्टेस्ट मुझे चलना पड़ा बेटा 25 किलोमीटर। आप ऐसा समझो कि अगर ऐसे घूम फिर के जाते तो आप 31 किलोमीटर चलते, शॉर्टेस्ट जाएंगे तो आप केवल 25 किलोमीटर ही चलेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रोल होता है। ये तब है जब मुझे डायरेक्शन पता थी, और ये तब है 31 जब मुझे डायरेक्शन नहीं पता थी। तो कुल मिलाकर के डायरेक्शन जो है फायदे का ही सौदा है। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी है, और डायरेक्शन का क्या रोल है उसके बारे में बात करी है। आगे की वीडियो में मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप बस ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ पहले खुद ट्राई किया करें, आप सॉल्यूशन को देखने पर आगे मन न बढ़ाया करें। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ।